रामकिशोर आज बहुत खुश थे, जैसे सिर से कोई बोझ उतर गया हो। और होते भी क्यों ना, उनकी बेटी नीता का रिश्ता जो पक्का हो गया था। नीता भी 18 की ही थी, पर जमाने को देखते हुए उन्होंने जल्दी उसके हाथ पीले करना उचित समझा। रामकिशोर कस्बे के पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर थे और उनका कस्बे में बहुत सम्मान था। परिवार में पत्नी, 2 बेटी और एक बेटा था। माँ बाप गांव में रहते थे। चूंकि गांव पास में था, सो गांव वालों का आना जाना लगा रहता था। सभी की एक ही राय होती कि लड़की को समय से विदा कर देने में ही भलाई है। फिर समाज में घटित घटनाओं पर चर्चा होती। सुन सुनकर उनका जी घबराता। उन्होंने लोगों से कह रखा था लड़का बताने को, इसलिए जो रिश्ता आया उस पर निर्णय लेने में देर न की। नीता पिता के सामने कुछ ना बोल पाई। उसके सारे सपने मन में ही तम तोड़ बैठे। पढ़ने का सपना टूट गया। माँ से हिम्मत कर बोली भी कि अभी नहीं करनी शादी, लेकिन माँ ने डांट दिया। क्यों नहीं करनी है? हमारी तो तेरे से छोटी उम्र में हो गई थी। हम जो कर रहे हैं उसमें ही तेरा भला है। आखिर बेटियों को घर में बिठाकर थोड़ी रखा जाता है, वो तो पराई होती है। नीता सोच नहीं पा रही थी कि विवाह से मेरा भला कैसे होगा। लड़के के बारे में भी उसे इतना ही पता था कि बीमा का काम करता है। जब वह देखने आया था तो कोई बात भी नहीं हुई थी। अपने टूटे सपनों के खंडहर पर नीता भावी जीवन की आशंकाओं के महल बना रही थी। कैसे लोग होंगे, कैसा परिवार होगा, वह अपने घर को छोड़कर कैसे रह पाएगी। तमाम आशंकाओं के बीच आखिर विवाह का दिन भी आ गया। खूब धूमधाम से विवाह हुआ। दुल्हन बनी नीता अपनी ससुराल पहुंच गई। परिवार काफी बड़ा था। सभी साथ ही रहते थे। 2 जेठ जेठानी, सास ससुर, ननद, बच्चे, कुल मिलाकर 12 सदस्य थे। अब नीता के आने से एक जन और बढ़ गया था। नीता अब छोटी बहू बन गई थी। थोड़े ही दिनों में नई बहू का तमगा उतर गया। सारे घर का कार्य नीता पर आ पड़ा। सबको अपने अपने हिस्से का आराम चाहिए था। बेचारी नीता चकरघन्नी सी घूमती रहती। पति संकोची स्वभाव के थे, सबके सामने कम बोलते थे। देर रात कमरे में थकी हारी नीता जब पहुंचती तो पति देव प्रतीक्षा करते दिखते। उससे उसके मन की बात सुनने की जगह अपना रात्रिकालीन पति धर्म निभा चैन से सो जाते। नीता जागती हुई छत ताकती रहती और मन ही मन सोचती कि क्या यही प्यार है? कोई भी तो उसके सुख दुख की बात नहीं सुनता। कभी इन्होंने ये नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए, क्या अच्छा लगता है। कहीं घर से बाहर नहीं ले गए। अपनी नौकरों जैसी बंदी बधाई जिंदगी उसे बोझ लगने लगी थी। उसे लगने लगा था कि उसका मन मर रहा है। धीरे धीरे विवाह को 6 माह हो गए थे। इस बीच सिर्फ पगफेरे के लिए ही वह मायके गई थी। पिता ने चलते समय अच्छे से समझा दिया था कि अब वह मायके के सपने ना देखे। अब उसका सब कुछ वही है। क्या मायके से उसका संबंध ऐसे ही खत्म हो सकता है? क्या विवाह के बाद बेटियां इतनी पराई हो जाती हैं? ऐसे तमाम प्रश्नों में उलझी नीता की न जाने कब आंख लग गई। सुबह सासू की कर्कश आवाज से उसकी नींद खुली। उसने स्थिति को समझने का प्रयास किया। पता चला उसकी ही तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। भागती हुई सी कमरे से निकली और अपराधी की तरह सिर झुकाए अपने अपराध सुनने लगी। शोर सुन पतिदेव भी आ गए। उन्हें देखते ही सासू जी सुनाते हुए बोली, देख बबुआ, समझा दे अपनी बीवी को, हमें आंखें ना दिखाए। एक तो दिन चढ़े उठती है और ऊपर से ऐसे जताती है जैसे कहीं की महारानी है। पतिदेव तुरंत बोले, क्या नाटक है नीता? रहना है तो ढंग से रहो, नहीं तो चलती बनो। मैं अपनी माँ और भाभीियों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। नीता अवाक सुन रही थी। सारा काम पड़ा था, सब बैठे हुए थे और उसे इतना सब कुछ सुना दिया। अब नाश्ता वाश्ता बनेगा या मातम बनेगा? ससुर जी की गरजती आवाज गूंज उठी। नीता रसोई में चली गई। बुझे मन से काम निपटाने लगी। पति के लिए नाश्ता लेकर गई। जी, नाश्ता कर लीजिए। रख दो और सुनो, आज जो हुआ दोबारा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी। तो क्या मेरी माँ झूठ बोल रही थी? नीता चुप। क्या बोलती? हाँ, बोल नहीं सकती थी क्योंकि अभी बवाल मच जाता। और नहीं बोलती तो अपनी ही गलती को स्वीकार करती। समझ नहीं आ रहा था कि पतिदेव उसकी भावनाओं और तकलीफों को समझने की जगह उसे ही क्यों सीख दे रहे थे। दिन भर घर का माहौल तनावपूर्ण रहा। नीता तो गुमसुम हो गई थी। इस पर भी 1-2 बार सुनने को मिला कि आज महारानी जी का मुंह फूला हुआ है। छोटे घर की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। अरे, मैंने तो पहले ही राकेश के बाबूजी को चेताया था कि ऐसी टटपुंजियों के मुझे ब्याह नहीं करना। ना कोई तमीज, ना कोई सलीका। देखो मेरी बड़ी बहू को, अपने मैके से लाई, ठोक बजा कर परखा, कैसे रईस माँ बाप की बेटी है। और दूसरी तो नौकरों चाकरों में पली बड़ी, फिर भी कितना सलीका है। एक ये महारानी। सासू न जाने किससे फोन पर बतिया रही थी और उसकी तारीफों के पुल बांध रही थी।
अरे बहना, संस्कार तो परिवार से ही आवे है, लुट गए हम तो। हमारे हीरे से लड़के को कहाँ कंगालों के यहाँ ब्याह दिया। बाप तो ऐसे लापता है जैसे अपने सिर का बोझ उतार दिया हो। अरे नहीं बहना, इतने तीज त्योहार निकल गए, शक्ल न दिखाई छोटी के बाप ने। एक इन दिनों के मैके वालों को देखो कितना मान सम्मान करे हैं। छोटो सो अवसर क्यों न हो, आके खड़े हो जावे और सबके लिए उपहार भेंट भी लावे। यहाँ तो एक रोनी सूरत मत्थे मर दी है और खुद तो खोज खबर भी न लेवे। बेचारे राकेश की तो जैसे खुशी ही छिन गई। ठीक है, आओ घर, बहुत दिन हो गए, कहते हुए फोन रखा जा चुका था। नीता काट हो गई थी। माता पिता ने दूरी बना ली कि ससुराल में दखल नहीं दिया जाता, और पूरा परिवार इसलिए नाराज कि वह एक साधारण परिवार से है और पिता समय समय पर इन लोगों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहे। इस सब में उसका दोष क्या? वह तो रात दिन सबकी सेवा में लगी रहती है, फिर भी खुश होना तो दूर, कोई मुस्कुराता भी नहीं। वह इनके लिए पराई है क्योंकि मनचाहा दहेज न लाई। नीता धीरे धीरे टूट रही थी, अकेली पड़ गई थी। आज उसने सोच लिया था कि पति से जरूर पूछेगी कि उसकी गलती क्या है। रात को काम खत्म करके कमरे में पहुंची तो राकेश जाग रहे थे। उन्होंने नीता का हाथ पकड़ अपनी ओर खींचा। नीता ने कहा, मुझे पहले ये बताओ कि मेरी गलती क्या है। झटके से नीता का हाथ छोड़ते हुए राकेश बोले, सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। आपको अपनी पड़ी है, मैं आपकी पत्नी हूं। क्या आपका इतना सा भी फर्ज नहीं बनता कि मेरे साथ जो गलत हो रहा है उसे रोकें? क्या कहना चाहती है कि मेरा परिवार गलत है और तू सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद? खबरदार, अगर मेरे परिवार के बारे में एक शब्द कहा तो। आखिर मेरी गलती क्या है? तेरी गलती यही है कि तू मेरे लायक नहीं, बस गले बंध गई इसलिए निभा रहा हूं। तेरे बाप ने विवाह में खर्चा तो खूब किया, पर मेरे हाथ पर क्या रखा। अब हम तेरा बोझ उठा रहे हैं, इसलिए घर में पड़ी रहे और सेवा कर सबकी। कहते हुए राकेश ने उसे जबरन बिस्तर पर पटक दिया। नीता की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह समझ गई थी कि वह एक ऐसी स्त्री है जिसका अपना कोई वजूद नहीं। वह मात्र एक कठपुतली है जिसे दूसरों के इशारों पर नाचना है। अगर उसका वजूद होता तो पिता इतनी जल्दी विवाह न करते और उसे अपना पल्ला न झाड़ते। पति सिर्फ रात की सहचरी न मानता, ससुराल वाले नौकरानी न मानते। वजूद होता तो पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया जाता। अब तो यही उसकी नियति है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।